नमस्कार, मैं नमिता अनुराग। दोस्तों, समाज के बनाए रिश्तों को तो हम निभाते ही हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल से बन जाते हैं और दिल से बने रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे ही मजबूत रिश्ते को बयां करती है। शीर्षक है रिश्तों की उल्टी समीकरण। सुबह के नाश्ते का समय था। उपमा, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट चाट, स्प्राउट्स, कितनी ही चीज़ें टेबल पर सजी थीं। डाइनिंग टेबल पर सामने वाली अकेली कुर्सी पर, यानी चेयर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली पर, अम्मा जी अपने रोबीले अवतार में विराजमान थी। उनके बाईं तरफ ये यानी नताशा के पापा और अगली सीट पर नताशा थी। टेबल के इस तरफ यानी अम्मा जी के दाहिने हाथ की तरफ एक कुर्सी खाली छोड़कर मालती बैठ गई थी। बैठ क्या गई थी, बैठा दी गई थी बेटे बहू के द्वारा। पर यह सब उनके लिए इतना असहज था कि वहाँ सबके साथ बैठकर वे कुछ खा ही नहीं पा रही थी। टेबल की लंबाई के दूसरी तरफ यानी अम्मा जी के बिल्कुल सामने वाली अकेली कुर्सी पर मलय बैठा था। बहू, रसोई में देख लो ज़रा, लड़की सुबह से अकेले लगी है, बेचारी हैरान हो रही होगी। अम्मा जी का स्वामिनी स्वरूप फिर से मुखर हो उठा था। वो माजी में गई थी पर उसने करने नहीं दिया। नहीं दादी, यहाँ माँ कोई काम नहीं करेंगी, ये उनके बेटे का घर है। सर झुकाए स्प्राउट्स खाते मलय की आवाज़ से एक बारगी सब चौंक गए थे। आपको कोई काम बताना हो तो अभी मेड आएगी, उससे करवा देंगे, पर माँ नहीं करेंगी, ये उनके भी आराम करने के दिन है। अम्मा जी की कसी हुई मुख मुद्रा और चश्मे के भीतर से झांकती आंखें माहौल को असहज करने के लिए काफी थीं। सब जानते थे कि अम्मा जी सिर्फ कहकर बात समाप्त करने वालों में कभी नहीं थी। ये तो मलय का लिहाज या कहना चाहिए कि खौफ था कि वे चुप रह गई थी। अरे दादी, बस आ रही है नैना, ये सब तो शांता मौसी ने बनाया है, नैना बस मैनेज कर रही है, वो तो खुद ही माँ को करने ही नहीं देगी। आप चिंता क्यों कर रही हैं, आपकी बहू सब संभाल सकती है। मलय ने फिर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की थी। तभी नैना रसोई से आकर दादी और उनके बीच वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। टेबल के नीचे ही उसने मालती के हाथ को धीरे से थपथपाकर जैसे दिलासा दिया हो। नाश्ता खत्म होते होते मलय ने नताशा को टोका, ए नोटी, नाश्ता खत्म करके माँ को अंदर ले जाकर आराम से लिटा दे। नताशा चिल्लाई, मम्मी देखो, फिर मुझे भैया नोटी कह रहा है। उन्हें बिस्तर पर लिटा तो दिया गया, पर आदत कहाँ थी। अभी तक का तो जीवन ऐसे ही बीता था कि सुबह का नाश्ता निपटाते निपटाते दोपहर के खाने का समय शुरू हो जाता था। जब तक उनका खुद का खाना और रसोई का काम निपटता था, तब तक बाकी सबकी शाम की चाय का समय और उसके बाद रात के खाने की तैयारी शुरू। जीवन इसी ढर्रे पर चलता जा रहा था। चलता क्या, बस गुजरता जा रहा था। थोड़ी देर में ही तीनों बच्चे भी आकर उनके बिस्तर पर जम गए थे। नताशा ने पापा को भी थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसका दिया था, क्योंकि बैठना तो सभी को बिस्तर पर ही था। बच्चों की मस्ती भरी नोक झोंक पर बेहद प्यार आ रहा था पापा मम्मी को। और नैना इतनी प्यारी बहू चुन के लाया था मलय कि उनका दिल हुलस हुलस जाता था। इतने कम समय में ही घर में सबसे इतना घुल मिल गई थी वो कि लगता ही नहीं था कि हमेशा से उनकी अपनी नहीं है, बिल्कुल जैसे उनका मलय। वैसे देखा जाए तो मलय भी उनका अपना कहाँ था, पर अपनी जन्म दी हुई नताशा से बढ़कर ही था उनके लिए। मन भीग गया था मालती का, और आंखें पूरी तरह भीगने के पहले ही मलय की डांट की डर से उन्होंने आंसू पलकों के अंदर ही रोक लिए थे।
आज सवेरे ही तो आए थे वे सब यहाँ। यहाँ मतलब मलय, उनके बेटे के घर। अभी 1.5 साल ही हुए थे इनकी शादी को। पोस्टिंग पास के ही शहर में हो गई थी तो आना ही था। मलय और नाना ने बड़े प्यार से पूरे परिवार को न्योता दिया था यहाँ आने का। थोड़ी ही देर में बच्चे माँ को सोया जान धीरे से उठकर जा चुके थे। मालती ने हौले से कहा, सुनिए। बोलो, सुदर्शन बोले। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। दोनों बच्चे अपना कितना ध्यान रख रहे हैं। ईश्वर की हम पर बड़ी कृपा है, मालती बोली। तुम देखो कितने अच्छे संस्कारों वाला लड़का दिया है मैंने तुम्हें। सुदर्शन बाबू की वाणी में जन्मदाता होने का गर्व दबदबा रहा था, हमेशा की तरह। किसी भी अच्छी बात का श्रेय खुद लेने की कला में माहिर थे वो। सब कुछ जानते बूझते भी मन जैसे बुझ सा गया था मालती का। कहकर मुंह फेर करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी वे। क्या ये वही सुदर्शन नहीं थे जो आधी रात को मलय के रोने पर खींच जाते थे? चुप कराओ भाई से किसी तरह। कैसा बच्चा है ये, रात को रोने लग जाता है। अपनी मां पर ही पड़ गया है लगता। सुदर्शन को गुस्से में आता देख वो रोते मलय को बाहर ले जाती थी और फिर तभी अंदर वापस आती थी जब वो उनकी गोदी में टहलते टहलते, लोरी सुनते सुनते गहरी नींद में सो चुका होता था। 1.5 वर्ष के मलय को मालती की अच्छी परवरिश ने आज 27 वर्ष का कर दिया है। एक शीर्ष की कंपनी में ऊंचे पद पर आसीन है, पर आज तक उसकी हर अच्छी बात का पूरा श्रेय सिर्फ सुदर्शन को ही है। और कहने की जरूरत नहीं, हर गलत बात का पूरा श्रेय मालती को। सुदर्शन को श्रेय सिर्फ इसलिए है कि वो जन्मदाता थे उसके। वैसे जन्मदाता होने के कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं रहा उनका कभी। वो सब कुछ तो मालती के हिस्से आया था। जीवन भर कभी खाना खाते खाते बीच में ही मलय के किसी न किसी ज़रूरत के लिए उठना, कभी दोपहर को ज़रा सी झपकी लगते ही मलय का उनको खेलने के लिए हिला हिला कर उठा देना, उसका होमवर्क पूरा करवाना, टेबल से याद करवाना, तो कभी आधी आधी रात तक उसके चार्ट्स, उसके प्रोजेक्ट्स बनवाना। इन सब का मालती के अच्छे संस्कारों का क्या कुछ भी योगदान नहीं था मलय के एक अच्छे बेटे होने में? यहाँ तक कि अपनी उच्च शिक्षा का बहुत सटीक उपयोग मालती ने मलय के इंटरव्यूज की तैयारियों के लिए भी किया था और वो हर चीज पूछने के लिए अपनी माँ के ही पास आता था। स्मृतियों की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और 26 साल पूर्व का जीवन आंखों में जीवंत होने लगा था। सोने का सा दिल और हीरे के से चरित्र वाली पर साधारण रंग रूप की मालती को कई लड़के रिजेक्ट कर चुके थे। एक दिन दूर की बुआ अपनी फुफेरी जिठानी के बेटे का रिश्ता लाई थी। पहली पत्नी दिवंगत हो चुकी थी अपने 1.5 वर्षीय बेटे को छोड़कर। अपने माँ पापा के चिंतातुर चेहरे और भारती छोटी बहन के भविष्य का सोचकर मालती ने जिद करके उस रिश्ते के लिए हाँ कहलवा दी थी। पिता के पूर्वाग्रह को कि विवाह के साथ ही वो किसी और के बच्चे की भी मां बन जाएगी, मालती ने अपनी दलीलों से समाप्त कर दिया था। विवश होकर माता पिता को हाँ करनी पड़ी थी। विदा होकर ससुराल आते ही अम्मा जी ने मलय को मालती की गोद में डाल दिया था। बिन माँ के उस गोल मटोल बच्चे को देखकर मालती के हृदय में सहानुभूति के साथ साथ ममता भी उमड़ पड़ी थी। गुल गोथने से रोते हुए बच्चे को उठाकर उन्होंने कसकर हृदय से लगा लिया था। ससुराल में मालती आई तो यही सोचकर थी कि अपने प्यार से वो उस अबोध बच्चे को पता ही नहीं चलने देंगी कि वो उसकी असली मां नहीं है।
पर यहाँ तो पूरा कुनबा ही उस नन्हे से बालमन में मालती को दूसरी मम्मी, नई मम्मी या छोटी मम्मी की उपाधि दिलाने में जुटा था। जब मलय मालती को इन नामों से पुकारता था तो माताजी, महाराजिन, मेहरी सबके चेहरों पर एक असीम संतुष्टि का भाव दृष्टिगोचर होता था, जैसे सिर्फ मम्मी का संबोधन निषिद्ध है मालती के लिए। थक कर मालती ने स्वयं को मां कहलवाना शुरू कर दिया था। अबोध मलय की पूरी जिम्मेदारी मालती ने स्वेच्छा से ही अपने कंधों पर ले ली थी। किसी भी मां की तरह उसकी दूध पानी की बोतलें साफ करने, नहलाने, धुलाने, खिलाने जैसे सब काम वो खुद करती थी। मेहरी, महाराजिन कभी कभी जबरदस्ती करने की कोशिश करती भी तो मालती को उन्हें डांट लगानी पड़ती थी, पर जिसका सिलसिलेवार ब्यौरा अम्मा जी तक पहुंचता था और फिर मालती उनके कोप का भाजन बनती थी। महाराजिन को देने के लिए कनस्तर से मालती दाल निकाल रही थी। नन्हा मलय बार बार आ रहा था, माँ कमरे में चलो, खेलने चलो, और वो उसे बहला रही थी। काम खत्म करके आती हूँ बेटा, थोड़ी देर रुक जा। पर नन्हे बच्चे में कहाँ धीरज। उन्होंने कटोरी में दाल भरी कि तभी मलय ने उनका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। सारी दाल जमीन पर बिखर गई। गुस्से में उनका मन किया कि एक जोर का चांटा लगा दे मलय को। शायद लगा भी देती कि तभी आंगन में विराजी उनकी चौकसी करती हुई 4 आंखों का भान हो आया था उन्हें। जानती थी कि उनकी एक एक गतिविधि की जानकारी अम्मा जी तक पहुंचती है, जिन्हें ऐसी ही परिस्थितियों में अपने सगी दादी होने और मालती के सौतेली माँ होने का स्मरण हो आता है। वरना बाकी समय तो मालती मलय को संभालने में जब परेशान हो रही होती हैं, तब दादी वृद्धा और अस्वस्थ बनकर अपने कमरे में होती हैं। मलय का प्यार, उसका मालती की गोद में बंदर के बच्चे सा चिपक जाना, सब इस बात के गवाह थे कि मालती की मेहनत रंग ला रही है। और वास्तव में वे स्वयं को मलय की सगी माँ ही समझने लगी थी। हालांकि घर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी स्वयं के खर्चे के लिए उनका हाथ हमेशा तंग ही रहता था। सुदर्शन ने कभी इस ओर सोचा नहीं और मालती को उनसे मांगना भाया नहीं। अक्सर नन्हे मलय की आइसक्रीम या बुढ़िया के बाल की जिद पर उन्हें मलय को ये समझाना पड़ जाता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। एक बार दोपहर में उन्होंने मलय से चुपके से पूछा था कि आइसक्रीम खाओगे? मलय ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ ये। फिर अचानक चुप होकर बोला, पर पैसे कहाँ हैं? मालती ने उसके दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल चक्कर नचाते हुए खुश होकर कहा था, है ना, नानू ने उस दिन दिए थे ना। और फिर सबसे छुपकर माँ बेटे दोनों मस्ती में हाथ पकड़कर आइसक्रीम खाने चल दिए थे। परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही थीं, पर अभी एक अग्नि परीक्षा बाकी थी। जब घर में नताशा का पदार्पण हुआ तो सारे तिकड़मी दिमाग पुनः ऊर्जावान हो उठे थे, और इस बार का सूत्र था 4.5 वर्ष के अनगढ़ मन में ये सत्य स्थापित करना कि नताशा तो तुम्हारी सौतेली बहन है। जब मालती को लगा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने वाला है, तो एक दिन उन्होंने काफी हिम्मत बटोरकर एक काम किया। बच्चों को विश्वसनीय बुजुर्ग नौकर के साथ बाहर खेलने भेजा। फिर घर भर की उपस्थिति में, घर भर यानी सुदर्शन, अम्मा जी और उनकी दोनों मुंह लगी नौकरानियां, सभी को अपने साफ सीधे और कड़े शब्दों में समझा दिया कि बच्चों के भोले भाले दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार भरने की कोशिश ना करें। दोनों सगे भाई बहन हैं, बस मैं माँ हूँ, उनकी गलती होने पर रोकूंगी भी, डांटूंगी भी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मारूंगी भी। पर अगर मुझे कभी भी ये पता चला
कि बच्चों के मन में इस तरह की कोई भी गलत बात भरने की कोशिश हुई है तो मालती के धमकी भरे स्वर ने और पिता के पुलिस वाले साथियों की उल्लेख ने सबके साथ साथ सुदर्शन को भी शायद सहमा दिया था। चूंकि इस मामले में उन्हें भी मालती की बात सही लगी थी तो उन्होंने उनका ही समर्थन कर माताजी को भी अपने ढंग से समझा दिया था। समय अपनी अबाध गति से बहता जा रहा था। मलय किशोरावस्था में पदार्पण कर चुका था, कुछ उद्दंड भी हो गया था। बिना किसी के बताए भी उसे बहुत कुछ समझ आने लगा था। घर के अधिकतर क्रियाकलापों से उसे कोई लेना देना नहीं था, बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। हमेशा की तरह वो घर से गायब था। जाहिर है उसकी इन सब हरकतों का खामियाजा मालती को भुगतना पड़ता था, अपनी दी हुई परवरिश के बारे में ताने सुन सुनकर। मलय जब घर वापस आया तब पूजा खत्म ही हुई थी। अम्मा जी ने उसे देखते ही रोबीली आवाज में आदेश दिया, मलय, सभी आदरणीय जनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लो। मलय ने कुछ पल उनकी ओर देखा, फिर तेजी से मालती के पास आकर उनके पैर छू लिए और फिर तो ये लड़का ये जा और वो जा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मालती की हक्की बक्की सी देखती रह गई। ये तो गनीमत है उस समय सभी लोग प्रसाद और खाना बांटने में व्यस्त थे और अम्मा जी भी व्यस्त थी, नहीं तो मालती को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। दोपहर के खाने का समय होने वाला था। अतीत के झरोखों को आहिस्ता से बंद कर मालती वर्तमान में वापस आ गई। सोचा बच्चों को भी उठाती हूँ और बाजार से कुछ सब्जी फल मंगवा लेती हूँ। उठकर पर्स खोला तो देखा उसमें काफी सारे रुपए रखे थे। अरे, इतने रुपए तो उन्होंने पर्स में रखे ही नहीं थे। फिर किसने? क्या सुदर्शन? नहीं, उनका तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है। फिर वो बच्चों के कमरे की तरफ गई। नैना बेटे। जी माँ, आइए ना। सामने ही पलंग पर मलय भी बैठा था। क्या हुआ माँ? खड़े होते हुए बोला, ये मेरे पर्स में इतने सारे पैसे रखे हैं, कहाँ से आए? ये तुम्हारे पैसे हैं माँ, तुम्हारे बेटे ने रखे हैं। नहीं बेटा, नहीं, ये तू नीतू को तो देता ही है ना हर महीने, बस और नहीं, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा पर्स हमेशा ऐसे ही भरा रहेगा, जैसे चाहना पैसे खर्चा करना। अब तुम बिल्कुल खुल के जियोगी और खूब आराम करोगी। मलय ने माँ के कंधे पकड़कर हौले से बिस्तर पर बैठा दिया और खुद नीचे उनके पैरों के पास बैठ गया। पर वो तो हर समय मुझे सुनाते रहते हैं कि तुम उनके बेटे हो। उनकी वाणी रूंध गई। जानता हूं माँ, सब कुछ जानता हूं, पर माँ तो तुम ही हो ना मेरी, और हमारे बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं, पापा और दादी की भी नहीं। मलय ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पागल हुआ है क्या? उन लोगों से तेरा खून का रिश्ता है। मलय ने फिर से उनके दोनों हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहा, होने दो, पर इससे सच थोड़े ही बदल जाएगा। सच यही है कि तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम और नीतू मेरी जिम्मेदारी, बस, औरों से मुझे कोई मतलब नहीं। जी माँ, ये सही कह रहे हैं, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। बल्कि ये तो चाहते हैं कि आप हमेशा इनके पास ही रहें, अगर आप मान जाएं तो। मलय फिर बोला, और हाँ माँ, नताशा मेरी सगी बहन थी और हमेशा रहेगी, ये मेरा वादा है। नैना ने भी उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया, बोली, हाँ माँ, मेरा भी वादा है। नताशा मेरी प्यारी सी छोटी सी नंद रानी है, बस। इतनी बड़ी राहत, इतना बड़ा भरोसा दे दिया था दोनों बच्चों ने। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर बिलक पड़ी थी मालती।
अम्मा जी के और सुदर्शन के अनवरत उद्गारों के चलते तो वे ये ही विश्वास कर बैठी थी कि वे दो नहीं बस एक बच्चे की माँ है। उनके अपने मल्लू से उनका कोई जन्म का रिश्ता नहीं। पर आज उनके बेटे ने उन्हें इतना मजबूत संबल दे दिया था। वर्षों से यत्न से समेटे हुए आंसुओं का बांध जैसे भरभरा कर टूट गया था। पर बेटे बहू की बाहों के घेरे में वे आज स्वयं को एकदम सुरक्षित, चिंता मुक्त महसूस कर रही थी। रिश्तों की कैसी समीकरण है ये, एकदम उल्टी। जिसके साथ जन्म जन्मांतर के रिश्ते में बंधकर इस घर में आई थी, उसकी स्नेह धारा तो बिल्कुल ऊसर निकली, और जिसे कोई रिश्ता ही नहीं था बल्कि समाज के मानक के अनुसार जिससे सिर्फ आपसी द्वेष और बैर का ही रिश्ता हो सकता था, उससे बरसती नेह धार से भीतर तक सराबोर हुई जा रही थी वे। एक अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हो रहा था उन्हें। अब किसी से कोई शिकायत नहीं। भले ही अम्मा जी और सुदर्शन ने उनके निश्चल प्रेम का, निश्चल कर्म का कोई मोल नहीं आंका था, पर उनके बेटे ने तो अपनी मां की तपस्या को अनमोल सिद्ध कर दिया था। अब तक नताशा भी उन लोगों को ढूंढते ढूंढते कमरे में पहुंच गई और शोर मचाने लगी, ये गलत बात है, आप सब लोग मुझे वहां छोड़ा है, मैं सबको ढूंढ रही थी इतनी देर से। मलय ने धीरे से कहा, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। और सब लोगों का जोरदार ठहाका छूट पड़ा। और नताशा सबसे पूछी जा रही थी, भैया ने क्या कहा था अभी, भैया क्या बोला, बताइए ना भाभी, भैया क्या कह रहा था। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं और कहीं अनकहीं को आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और कहीं अनकहीं लेकर। धन्यवाद।